तो इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे फ्यूल एयर साइकिल्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट्स विद टेम्परेचर एंड डिसोसिएशन। व्हाट इज डिसोसिएशन? Dissociation is defined as the disintegration of burnt gases at high temperature. That means it is the reverse process of combustion. In the combustion, two molecules combine and releases heat. In the dissociation process, two molecules combine and absorb heat. ठीक है, तो डिसोसिएशन मेनली जो आईसी इंजन्स में जो डिसोसिएशन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है मेनली at near about 1000 डिग्री सेल्सियस एंड कुछ अमाउंट लिटिल अमाउंट H2O का भी डिसोसिएशन होता है एट अराउंड 1600 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो मेनली जो होता है डिसोसिएशन वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, जिसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड दो मॉलिक्यूल्स कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाती है और इस प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीट एब्जॉर्ब करती है। दैट मीन्स अगर पूरे कंबशन प्रोसेस में 100 किलो जूल ऑफ हीट रिलीज होती है तो ड्यू टू द डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O वाटर वेपर के डिसोसिएशन की वजह से उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ हीट वो वापस डिसइंटीग्रेट होने में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सपोज 100 किलो जूल ऑफ हीट टोटल कंबशन प्रोसेस में अगर रिलीज होती है तो उसमें से 10 या 15 किलो जूल ऑफ हीट वो मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दैट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ कंबशन। इन द combustion is the association of two molecules and dissociation process में क्या होता है disintegration of the single molecule into two or more molecules। तो ये ग्राफ हम डिस्कस कर रहे थे। दिस ग्राफ इज बिटवीन द डिग्री ऑफ रिचनेस एंड टेम्परेचर, बेसिकली द एयर फ्यूल रेशियो बिटवीन द एयर फ्यूल रेशियो एंड द टेम्परेचर। तो एयर फ्यूल रेशियो के साथ सिलेंडर का टेम्परेचर किस तरीके से वेरी करता है वो हम देखना चाह रहे हैं कि मीन्स अगर केमिकली करेक्ट मिक्सचर प्रोवाइड करेंगे तो सिलेंडर का टेम्परेचर कितना होगा, अगर उसमें लीन मिक्सचर होगा तो सिलेंडर का इफेक्ट सिलेंडर का जो टेम्परेचर है वो कितना होगा, अगर रिच मिक्सचर है तो सिलेंडर का टेम्परेचर कितना होगा। विद और विदाउट डिसोसिएशन हम इसको कंपेयर करने की, अगर डिसोसिएशन होगा तब कितना टेम्परेचर होगा और डिसोसिएशन नहीं होगा उस टाइम पे हम जो टेम्परेचर है सिलेंडर का वो कितना होगा, एयर फ्यूल रेशियो के साथ किस तरीके से वेरी करेगा। तो इस ग्राफ में दो कर्व बनाए गए हैं, एक डॉटेड लाइन पे है और एक सॉलिड लाइन पे है। तो जो डॉटेड लाइन पे कर्व है दैट इज द कर्व of temperature with air fuel ratio without dissociation, and the solid line curve is the curve between temperature and the air fuel ratio with dissociation। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अगर डिसोसिएशन नहीं होगा तब टेम्परेचर कितना होगा और डिसोसिएशन होगा तब टेम्परेचर कितना होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर। इस पॉइंट पे मैक्सिमम टेम्परेचर मिल रहा है एंड दिस कर्व डॉटेड लाइन वाला जो ये कर्व है दिस कर्व इज विदाउट डिसोसिएशन। तो ये वाला जो पॉइंट है अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इसको देखें तो दिस इज द लाइन ऑफ द स्टेक्योमेट्रिक मिक्सचर और केमिकली करेक्ट मिक्सचर की ये लाइन है। मींस अगर केमिकली करेक्ट मिक्सचर हम सिलेंडर में प्रोवाइड करेंगे दैट मींस द अगर और उसमें हम डिसोसिएशन के इफेक्ट को कंसीडर नहीं करते हैं तो केमिकली करेक्ट मिक्सचर पे सिलेंडर का टेम्परेचर मैक्सिमम हमें अचीव हो जाता है। और ये भी हमें समझ में यहाँ पे आ रहा है कि एयर फ्यूल रेशियो अगर केमिकली करेक्ट होगा तो उस टाइम पे डिसोसिएशन और विदाउट डिसोसिएशन का जो कर्व है इन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इस एयर फ्यूल रेशियो के आसपास की रेंज में डिसोसिएशन सबसे ज्यादा हो रहा है और डिसोसिएशन टेम्परेचर पे बेसिकली डिपेंड करता है। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा डिसोसिएशन भी सिलेंडर के अंदर उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए इस रेंज में जिस रेंज में सिलेंडर का टेम्परेचर मैक्सिमम है या बहुत ज्यादा टेम्परेचर हमें मिल रहा है जिस रेंज में एयर फ्यूल रेशियो की जिस रेंज में उसी रेंज में उसी एयर फ्यूल रेशियो की रेंज में डिसोसिएशन भी सबसे ज्यादा हो रहा है। तो अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर सिलेंडर के मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो विदाउट डिसोसिएशन जो मैक्सिमम टेम्परेचर हमें मिलता है वो केमिकली करेक्ट या स्टेक्योमेट्रिक मिक्सचर पे मिलता है इस पॉइंट पे। लेकिन अगर हम विद डिसोसिएशन वाले कर्व की बात करें तो विद डिसोसिएशन वाला जो कर्व है इस लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये वाली लाइन कौन सी है? स्टेक्योमेट्रिक मिक्सचर की लाइन को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने के बाद भी ये लाइन अभी भी इसका जो स्लोप है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है विद डिसोसिएशन वो केमिकली करेक्ट मिक्सचर पे नहीं मिल रहा है। केमिकली करेक्ट मिक्सचर से थोड़ा सा अगर हम रिच मिक्सचर की तरफ जाते हैं तो वहां पे हमें जो मैक्सिमम टेम्परेचर मिल रहा है। यानी कि
यहाँ पे देखिए, जहाँ पे ये जो स्लोप है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ अभी भी जा रहा है, तो अगर हम इस केमिकली करेक्ट मिक्सचर से थोड़ा सा स्लाइटली राइट साइड में शिफ्ट होते हैं, यानी कि रिच मिक्सचर की तरफ मूव करते हैं, तब हमें उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर मिलता है। यानी कि अगर हम डिसोसिएशन के इफेक्ट को कंसीडर नहीं करेंगे तो केमिकली करेक्ट मिक्सचर पे या स्टोइकियोमेट्रिक मिक्सचर पे हमें मैक्सिमम टेम्परेचर मिलेगा, और अगर हम डिसोसिएशन के इफेक्ट को कंसीडर करेंगे जो एक्चुअल इंजन में होता भी है, तो उस केस में स्लाइटली रिच मिक्सचर में मैक्सिमम टेम्परेचर सिलेंडर का होता है, जो एक्चुअल कंडीशन में, क्योंकि एक्चुअल कंडीशन में डिसोसिएशन का इफेक्ट तो होता ही है, इसलिए एक्चुअल कंडीशंस में जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है सिलेंडर का वो स्लाइटली रिच मिक्सचर पे होता है। दैट इज द वन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एक याद रखने वाला यहाँ पे पॉइंट है, वो ये है कि जो एक्चुअल साइकिल है उसमें स्लाइटली रिच मिक्सचर पे मैक्सिमम सिलेंडर का जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम होता है। अब बात करते हैं कि लीन और रिच मिक्सचर में। देखिए यहाँ पे इस रेंज में आपको दिखाई दे रहा है कि जो डिफरेंस है टेम्परेचर का विदाउट डिसोसिएशन और विद डिसोसिएशन वो सबसे ज्यादा है, और जैसे जैसे हम लीन मिक्सचर की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि मिक्सचर लीन होते चले जाता है, वैसे वैसे ये डिफरेंस, टेम्परेचर का डिफरेंस दोनों में कम होता चला जा रहा है। और लीन मिक्सचर में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है दोनों कर्व के बीच में वो बहुत ही कम है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि मिक्सचर जैसे जैसे लीन होता रहेगा वैसे वैसे सिलेंडर का टेम्परेचर डाउन होता रहेगा। सिलेंडर का टेम्परेचर जितना डाउन होगा उतना ही डिसोसिएशन का इफेक्ट कम होगा, और अगर डिसोसिएशन का इफेक्ट कम होगा तो फिर डिसोसिएशन और विदाउट डिसोसिएशन में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। जैसे कि हम इस लाइन में देख रहे हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे इन दोनों कर्व के बीच का जो डिफरेंस है वो कम होते चले जा रहा है। तो लीन मिक्सचर में टेम्परेचर कम होने की वजह से, लीन मिक्सचर में टेम्परेचर कम होने की वजह से डिसोसिएशन का जो इफेक्ट है वो कम होते चले जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों लाइन, इन दोनों कर्व्स के बीच का जो डिफरेंस है वो भी कम होते चला जा रहा है। अब आते हैं रिच मिक्सचर में। तो रिच मिक्सचर में क्या होता है? रिच मिक्सचर में, चूंकि रिच मिक्सचर में इनकम्प्लीट कंबशन होता है। इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब एयर इज इन, रिच मिक्सचर का मतलब एयर इज इनसफिशिएंट। एयर जो है वो पूरे के पूरे फ्यूल को जलाने के लिए सफिशिएंट नहीं है, और अगर एयर कार्बन को जलाने के लिए सफिशिएंट नहीं है तो क्या प्रोड्यूस होगा? सी, 2C, अगर कार्बन ज्यादा है ऑक्सीजन कम है तो 2C प्लस O2 इज इक्वल टू क्या बनेगा? 2CO बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। दैट मीन्स अगर कार्बन को जलाने के लिए ऑक्सीजन सफिशिएंट है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और अगर कार्बन को जलाने के लिए ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं है तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जितना मिक्सचर रिच होते चला जाएगा, जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम होगी। तो इसका क्या इफेक्ट आएगा? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी पहले से ही कम है तो उसकी वजह से डिसोसिएशन कम होगा, और दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड की क्वांटिटी पहले से ही ज्यादा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की क्वांटिटी अगर कंबशन प्रोडक्ट्स में होगी तब भी कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिसोसिएशन है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए रिच मिक्सचर में भी अगर हम देखें तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों लाइन के बीच का जो डिफरेंस है वो कम होते चले जा रहा है। तो रिच मिक्सचर में किस रीजन की वजह से डिसोसिएशन कम हो रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ड्यू टू द इनसफिशिएंट एयर, क्योंकि रिच मिक्सचर में सफिशिएंट एयर नहीं है जिस वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से रिच मिक्सचर में डिसोसिएशन कम है, और टेम्परेचर कम होने की वजह से लीन मिक्सचर में डिसोसिएशन कम है। तो डिसोसिएशन सबसे ज्यादा कहाँ पे है? नियर अबाउट द केमिकली करेक्ट मिक्सचर या स्टोइकियोमेट्रिक मिक्सचर। इस रेंज में अगर हम देखें तो डिसोसिएशन का जो इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? लीन मिक्सचर में नो डिसोसिएशन टेक्स प्लेस ड्यू टू द लो टेम्परेचर, नो या वेरी लिटिल डिसोसिएशन टेक्स प्लेस ड्यू टू द वेरी लो टेम्परेचर। मैक्सिमम डिसोसिएशन कहाँ पे है? केमिकली करेक्ट मिक्सचर पे है, व्हेन द टेम्परेचर इज हाई। रिच मिक्सचर में डिसोसिएशन इज प्रिवेंटेड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, further heat transfer to cooling medium causes a reduction in maximum temperature। जो इन आईसी इंजन में कूलिंग के लिए हम एक किसी फ्लूइड का यूज कर रहे हैं, इधर एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड इंजन होंगे, तो उसकी वजह से भी टेम्परेचर डाउन होता है, और टेम्परेचर डाउन होने की वजह से डिसोसिएशन कम होता है। As the temperature falls during expansion stroke, the separated constituents recombine and heat absorbed during dissociation gets released
बट इट बिकम्स टू लेट टू रिकवर। इसका क्या मतलब है? देखिए, कंबशन प्रोसेस में पहले तो कंबशन प्रोसेस होगा, सारी जो कार्बन है और हाइड्रोजन है वो जलने के बाद बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। उसके बाद क्या होगा, जब टेम्परेचर कंबशन में जो टेम्परेचर हाई होगा तो उसकी वजह से डिसोसिएशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर वेपर का, जिससे कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर वेपर हाइड्रोजन में वापस से डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, ठीक है, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। अब एक्सपेंशन स्ट्रोक जब स्टार्ट होगा तो एक्सपेंशन स्ट्रोक में तो टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा। तो जब टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा तो जो डिसोसिएशन हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन मोनोऑक्साइड में और वाटर वेपर का हाइड्रोजन में, उसका फिर से कंबशन हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर इतना डाउन हो गया है कि उसका डिसोसिएशन नहीं हो सकता बट कंबशन तो हो सकता है, ठीक है। तो कंबशन, उसका फिर से कंबशन होता है और हीट रिलीज होती है, लेकिन उस समय तक एक्सपेंशन स्ट्रोक जो है वो काफी ज्यादा, एक्सपेंशन स्ट्रोक में पिस्टन काफी ज्यादा नीचे की तरफ मूव कर जाता है और उससे जो हीट रिलीज हो रही है एक्सपेंशन स्ट्रोक में, दोबारा से कार्बन और हाइड्रोजन के कंबशन से जो हीट रिलीज हो रही है वो हीट रिलीज बेकार हो जाती है, वो रिकवर नहीं कर पाते। तो वापस से जो प्रोडक्ट्स हैं वो वापस CO2 और H2 में कन्वर्ट तो हो जाते हैं, लेकिन उससे जो हीट रिलीज उस समय पे हो रही है वो किसी काम की नहीं रहती, उसको फिर यूज नहीं करते, क्योंकि हीट जितनी ज्यादा हीट का मतलब टेम्परेचर और प्रेशर, तो जितनी ज्यादा हीट एक्सपेंशन स्ट्रोक में जब पिस्टन TDC से मूव करना स्टार्ट करता है, वो हीट जितनी ज्यादा होगी उस समय पे उतना अच्छा एक्सपेंशन स्ट्रोक में हमें पावर मिलेगी। लेकिन जब पिस्टन मूव कर गया, क्योंकि ये मैंने बताया था आप लोगों को कि पिस्टन TDC से BDC तक, जब TDC से 90 डिग्री तक ट्रेवल करता है तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती है और उसके बाद उसकी स्पीड डिक्रीज होना शुरू कर जाती है और फिर BDC पे जाके वापस से जीरो हो जाती है। तो जितनी ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर हमारे पास स्टार्टिंग में अवेलेबल रहेगी, जिस समय पे उसकी पिस्टन की स्पीड इंक्रीज होती है अप टू द 90 डिग्री क्रैंक एंगल, जित तो उस समय पे उसका बेनिफिट होगा, उस समय पे वो ज्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर वो जो एनर्जी है जो प्रेशर और टेम्परेचर की फॉर्म में जितनी ज्यादा लेट हमें मिलेगी एक्सपेंशन स्ट्रोक में, फिर उसका कोई फायदा नहीं है ज्यादा, जिसकी वजह से हमें पावर का लॉस हो जाता है। तो वो हीट रिकवर तो हो जाती है लेकिन वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन। Now this is the curve showing the effect of air fuel ratio on thermal efficiency. Thermal efficiency के ऊपर air fuel ratio का क्या इफेक्ट आता है? इस डायग्राम में हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है एयर फ्यूल रेशियो या मिक्सचर स्ट्रेंथ और वर्टिकल एक्सिस पे है थर्मल एफिशिएंसी, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे 3 साइकिल बनी हुई है, द रेड लाइन इज शोइंग एयर स्टैंडर्ड साइकिल, द ब्लू लाइन इज शोइंग फ्यूल एयर साइकिल एंड द ब्लैक लाइन इज शोइंग एक्चुअल साइकिल। तो एक्चुअल साइकिल अभी हमने पढ़ी नहीं है तो इसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एयर स्टैंडर्ड और फ्यूल एयर साइकिल को डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्यूल एयर साइकिल में क्या है, जो फ्यूल एयर साइकिल जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, इस ब्लू लाइन में हमें क्या दिख रहा है, मिक्सचर स्ट्रेंथ यानी कि वीक और रिच, वीक और रिच का मतलब है लीन मिक्सचर और रिच मिक्सचर, एंड दैट डॉटेड लाइन इज शोइंग द स्टोइकियोमेट्रिक मिक्सचर। तो यहाँ पे देखिए एयर स्टैंडर्ड साइकिल का जो ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, रेड रेड जो ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है। स्ट्रेट लाइन में क्यों है? क्योंकि एयर स्टैंडर्ड थ्योरी के हिसाब से जो वर्किंग फ्लूइड है वो सिर्फ एयर है, उसमें फ्यूल है ही नहीं, और अगर फ्यूल होगा ही नहीं तो फिर एयर फ्यूल रेशियो का कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे जो पूरे का पूरा फ्यूल है वो, या पूरे का पूरा जो वर्किंग मीडियम है वो एयर है। तो एयर में फिर एयर फ्यूल रेशियो का कोई इफेक्ट नहीं आता, जिसमें एयर फ्यूल रेशियो चाहे रिच रख लो या वीक रख लो या लीन होगा या केमिकली करेक्ट होगा या रिच मिक्सचर होगा, उस एयर स्टैंडर्ड साइकिल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा एयर फ्यूल रेशियो का। फ्यूल एयर साइकिल में क्या इफेक्ट आता है? फ्यूल एयर साइकिल में देखिए, फ्यूल एयर साइकिल में जितना ज्यादा फ्यूल होगा उतना ही ज्यादा वो रिच मिक्सचर होगा, जितना ज्यादा एयर होगा उतना ही मिक्सचर कैसा होगा, लीन होगा। अगर वो मिक्सचर लीन होगा, ज्यादा एयर की क्वांटिटी होगी और फ्यूल की कम होगी, तो उसकी वजह से वो जो वर्किंग मीडियम है वो ऑलमोस्ट एयर स्टैंडर्ड साइकिल की तरफ अप्रोच करने लगा। क्यों? क्योंकि उसमें भी वर्किंग मीडियम, अगर फ्यूल की क्वांटिटी बहुत कम है तो वो उसको हम किस तरह से कंसीडर कर सकते हैं, एज ए एयर स्टैंडर्ड साइकिल। और जैसे जैसे फ्यूल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसमें लॉसेस बढ़ते जाएंगे, वो फ्यूल एयर साइकिल की तरफ अप्रोच करता रहेगा, जिसकी वजह से ये क्या है कि जो इसकी इफिशियंसी है वो डाउन होती रहेगी, ठीक है। तो इसलिए ब्लू साइकिल में, ब्लू वाली जो लाइन है उस फ्यूल एयर साइकिल की जो लाइन है ब्लू, उसमें क्या है कि फ्यूल के इंक्रीज होने की वजह से वो साइकिल एक्चुअल साइकिल की तरफ अप्रोच कर रही है, और फ्यूल की क्वांटिटी कम होने की वजह से वो एयर स्टैंडर्ड साइकिल की तरफ अप्रोच कर रही है। इसलिए जब मिक्सचर लीन रहेगा उसमें सिर्फ एयर होगी तो वो
उसकी जो इफिशिएंसी है वो ऑलमोस्ट एयर स्टैंडर्ड साइकिल की इफिशिएंसी के बराबर होगी, और जैसे जैसे उसमें फ्यूल की क्वांटिटी इंक्रीज होती रहेगी वो एक्चुअल साइकिल की तरफ अप्रोच करती रहेगी और उसकी जो इफिशिएंसी है वो डाउन होती रहेगी। So that is about the effect of thermal efficiency, effect on thermal efficiency of air fuel ratio. तो एयर फ्यूल रेशियो का थर्मल इफिशिएंसी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है ये हमने भी डिस्कस किया।